विधानसभा चुनाव 2022 सर पर है। सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई है और अगले चुनाव सत्र में सत्ता पाने के लिए जनता की परेशानियों के बारे में जानने में लगे हुए हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव का परिणाम क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन इसी सिलसिले में मुद्दे की बात के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता और अखिलेश यादव के करीबी तारिक खान ने केकेडी न्यूज से खास बातचीत करी। तो आइए आपको दिखाते हैं बहराइच से तारिक खान से केकेडी न्यूज संवाददाता अजमल शाह की ये खास बातचीत। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज़। मैं हूं अजमल शाह। मुद्दे की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको बखूबी पता है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव है, जिसके कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में हर पार्टियां अपना वर्चस्व की बात कर रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता किसको अपनी कमान सौंपती है। ऐसे में आज हम आप पहुँचे हैं बहराइच के विधानसभा 286 में और हमारे साथ समाजवादी पार्टी से पूर्व नगर अध्यक्ष तारिक खान जी मौजूद हैं, जिनका राजनीति में भी अच्छा व्यक्तित्व रहा है, जो कि पूर्व नगर अध्यक्ष भी हैं समाजवादी पार्टी से, पेशे से इंजीनियर हैं। और इनका कहना ये भी है कि अगर पार्टी मौका देती है तो बहराइच विधानसभा 286 से विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। आइए जानते हैं कि किन्हीं मुद्दों पर समाजवादी पार्टी जनता के बीच आएगी और जैसे कि पिछले 2017 के चुनाव में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कैसे करेगी और किन मुख्य मुद्दे रहेंगे जो कि जनता के बीच में रखे जाएंगे समाजवादी पार्टी की ओर से। तारिक खान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया। तारिक जी, ये बताइए, समाजवादी पार्टी जो आपकी पार्टी है जी, वो किन मुद्दों पे उत्तर प्रदेश के चुनाव में कदम रखे? देखिए, मुद्दा पहले भी विकास का ही था। विकास के ही मुद्दे पर अखिलेश यादव जी को लोगों ने चुना था। आगे भी जो विकास का ही मुद्दा रहेगा, जिसकी घोषणाएं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले ही कई कर दी हैं, जैसे फ्री बिजली देंगे 300 यूनिट तक। उसके बाद उन्होंने कहा जो शिक्षा मित्र हैं उनका सम्मान वैसे ही वापस दिलाया जाएगा। जो हर परिवार की महिलाएं हैं उनको पहले पेंशन 500 रुपये में भी कल अखिलेश यादव जी ने कहा कि अगर उसको 3 गुना बढ़ाना पड़ा तो वो भी हम करेंगे, जो हो गई 1500 रुपये। किसानों पे आ जाते हैं। छुट्टा जानवर एक बहुत बड़ी समस्या है, उसके लिए भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि उसका भी निवारण किया जाएगा। जातिवाद, धर्म की राजनीति, उनसे ऊपर उठकर एक ऐसा शासन देने की कोशिश की जाएगी जिसमें सब लोग आराम से रह सकें। पेंशन का भी एक मुद्दा है, उसके लिए भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि वो जो पुरानी पेंशन है उसको भी बहाल किया जाएगा। पहले भी समाजवादी पार्टी ने जितना विकास किया है, छात्रों को लैपटॉप दिया जाएगा जो पहले भी समाजवादी पार्टी देती है, या यहाँ तक कि सरकार नहीं थी तब भी अभी आपने देखा होगा कि कई डिस्ट्रिक्ट में अखिलेश यादव जी ने जाकर और लैपटॉप बांटे हैं, वो भी अपनी तरफ से। समाजवादी पार्टी, समाजवाद की परिभाषा ही ऐसे होती है कि समाज का जो नीचे का तबका है उसको उठाकर बराबरी पे लेके आना बगैर किसी भेदभाव के। उसके लिए समाजवादी पार्टी और समाजवाद का जो नारा है वो आज का नहीं है, वो सदियों पुराना है। उसको हम लगाते आए और आगे भी लगाते रहेंगे। मुद्दा विकास ही था और विकास ही रहेगा, मगर मुद्दे से बहकाने का काम बीजेपी ने किया था और वो करती रहती है। उसी को रोकने के लिए हमारी पूरी लड़ाई, उसी को रोकने के लिए। अब जैसे पार्टी में गठबंधन की बात करें तो गठबंधन, जैसे अखिलेश यादव जी ने कहा है कि छोटे दलों से होगा। छोटे दल में शिवपाल जी का भी है, शिवपाल जी की भी पार्टी है। शिवपाल जी ने भी कहा है कि जो है अगर अखिलेश यादव जी कहते हैं तो पूरे सम्मान अगर मिलता है कार्यकर्ताओं को तो हम तैयार हैं। ऐसे में अखिलेश यादव जी अपने चाचा से गठबंधन करने में सफल रहेंगे? हाँ, नहीं, बात तो जैसे वो तो उनका परिवार ही है और पिछले चुनाव में इसका नुकसान देखने को मिला। नुकसान था और वो नेताजी की भी यही इच्छा है। नेताजी ने इस चीज़ को जाहिर भी कर दिया है, उनसे बात भी हो गई है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द उस चीज़ की घोषणा भी हो जाएगी। और छोटे दल, जैसे कि आपने राजभर पार्टी से देखा
उनसे भी बात हो गई आम आदमी और पार्टी भी से भी गुंजाइश है। आम आदमी पार्टी से भी अभी केजरीवाल जी ने कहा कि हम अखिलेश यादव को अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। और जो हिंदुस्तान में ममता बनर्जी भी एक ऐसी लीडर है जिसके प्रति मेरे अंदर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, क्योंकि ऐसे कम लीडर हैं जिन्होंने इतनी हिंदुस्तान की इतनी बीजेपी की विपरीत परिस्थितियां जो खड़ी कर दी हैं, उसके बाद भी उन्होंने अपनी लीडरशिप को ज़िंदा रखा है। उसमें ममता बनर्जी भी हैं, उसमें अखिलेश यादव भी हैं, उसमें बिहार में लालू प्रसाद यादव भी हैं, उनके बेटे हैं। तो उस टाइम पे भी वो अपनी जो उस विचारधारा है, ओवैसी को कैसे देखते हैं? ओवैसी को तो देखना ऐसे पड़ेगा कि जैसे मेरा कहने का मतलब है, मैं थोड़ा सा और डिटेल में समझाना ओवैसी चाहता जी हूँ ने 100 आपको। सीट के पर चुनाव लड़ने की बात कही मैं है। एक चीज़ डिटेल में आपको थोड़ा सा 1 मिनट में समझाना चाहता हूँ। देखिए, हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है, इंडिया की जो खूबसूरती है, वो इस चीज़ में है कि मैं बात करूँ महात्मा गांधी की, मैं बात करूँ मंगल पांडे की, मैं बात करूँ राम प्रसाद बिस्मिल की, ठीक है, और जो हमारे हिंदू भाई हैं वो बात करें अशफाक उल्लाह खां की, ठीक है, वो बात करें अजीज़ा की, वो बात करें बेगम हज़रत महल की। ये जो खूबसूरती रही है हिंदुस्तान की, उसको बर्बाद न किया जाए। हमारा पूरा मकसद ये है कि ये इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है कि हम ही चाहें, जी, हम ही चिल्लाते रहें अपने फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, या जो भी बात है। हमारा ओवैसी से जो मतभेद है वो इसी बात पे है कि आप सिर्फ हमारी बात कर या सिर्फ माइनॉरिटीज़ की बात कर कभी भी, ये हिंदुस्तान का कल्चर रहा है। हमारे लीडर्स ने, मुस्लिम लीडर्स ने बार बार इस चीज़ को कहा है कि हम बाई चॉइस इंडिया में रुके हैं, हम बाई चॉइस इंडिया में रुके हुए हैं। ये कई आज़म खान साहब ने भी कहा, पार्लियामेंट में कहा, और जितने मुस्लिम लीडरान हैं जिन्होंने आज़ादी से पहले, ऐसे मौलाना हैं जिन लोगों जो आज़ादी की लड़ाई में कूदे और उसके बाद उन्होंने मुसलमानों को हिंदुस्तान में रोका, हम मिल के रहते आए हैं। हमारा पूरा जो कंसंट्रेशन है वो इसी बात पर है कि हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे। यहाँ पर वो भाईचारे के साथ रहते आए हैं, मिल के रहते आए हैं, प्यार से रहते आए हैं। जब मेरे दर्द हो तो मैं ही अपना पेट पकड़ लूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जब मेरे दर्द हो और रोहित आकर तारिक से पूछें कि अरे ये क्या हो गया है, तुम्हारे पेट में क्या दर्द हो रहा है, तब तो उस चीज़ में कोई ख़ास बात है। और मेरे ही दर्द हो रहा है और मैं ही अपना पेट पकड़ी हूँ, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ख़ास बात है। तो उसमें अपनी ही बात करना, ये कोई एक बहुत बड़ी खूबसूरती नहीं है इस चीज़ में। हमारा वैसी से इन्हीं बातों पर मतभेद है कि वो जो हिंदुस्तान की खूबसूरती है, जो हिंदुस्तान का भाईचारा है, उसको पोलराइज़ कर मुझे बिल्कुल भी भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो आइडियोलॉजी है उसमें बिल्कुल कोई भी फ़र्क नहीं दिखता, बिल्कुल समानांतर है। एक तबके को लेकर चलना, ऐसे हिंदुस्तान नहीं चला है हिंदुस्तान। और इस तरीके की ताकतें हिंदुस्तान को तोड़ने के लिए आज नहीं, कई सालों से ट्राई करती आई हैं, कोशिश करती हैं, मगर ऐसा हुआ कभी नहीं। हर बार उसका मुंह तोड़ जवाब अभी बंगाल में दिया गया है और आपको भी मिलेगा, क्योंकि लोग चाहते ये हैं कि परिवर्तन हो। परिवर्तन में के विकल्प के रूप में अगर निश्चित रूप से है, जैसा कि तारिक जी ने कहा कि हिंदुस्तान को एक करने की बात कही जाए, तो ओवैसी जी से हमारे तारिक जी हो या कोई भी ऐसी सोच रखने वाला हो जो हिंदुस्तान को एक करने की बात करता हो, वो उनसे सहमत नहीं है उनकी बातों से। क्यों तारिक जी? हाँ, जैसे उनकी इन्हीं बातों से कोई भी सहमत नहीं होगा, क्योंकि मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि जब एक घटना हो कि किसी पुलिस वाले ने जाकर एक गुप्ता को रात में उठा लिया जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई, तो उसके लिए सबसे पहले तारीख को खड़ा होना चाहिए। और अगर हाथरस की घटना हो गई और हाथरस में एक मुसलमान आ गया, तो उसके लिए सबसे पहले किसी रोहित, किसी रमेश और उनको आकर खड़ा होना चाहिए। यही हिंदुस्तान का कल्चर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये ख़त्म हो गया है अभी भी, मगर वो ताकतें जो इस चीज़ को ख़त्म करना चाहती हैं, उनको रोकने के लिए एक लड़ाई लड़नी पड़ती है। वही लड़ाई
वही लड़ाई। और ये ताकतें आज से नहीं है, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, ये गोडसे वाली ताकतें हैं, ये गोडसे वाली ताकतें ये आज़ादी से पहले भी थी, इन्होंने तब भी रोका था, ये आज भी रोक रही हैं। ये वही विचारधारा है, बस इनके जो चेहरे हैं वो थोड़े से चेंज होते रहते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये क्यों नहीं कहते ये क्यों नहीं कहते गोडसे मुर्दाबाद? आप इनको बार बार न्यूज़ चैनलों पे देखेंगे, ये कहेंगे हाँ उसने गलत किया, तो मुर्दाबाद कहने में क्या दिक्कत है? मुर्दाबाद कहने में क्या दिक्कत है? जो आदमी खुलेआम जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मार सकता है, उसको मुर्दाबाद कहने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? देखिए, मैं यही कह रहा हूँ, तरीके की एक जहनियत हिंदुस्तान में पैदा करने की कोशिश हो रही है कि अभी कोई भी इनका एक्ट्रेस आके कह देता है कि 2014 से पहले देश आज़ादी नहीं था। मैं बिल्कुल उनकी अहमियत नहीं है मेरी नज़र में कोई, लेकिन ये कह देना फिर एक कोई की आज़ादी हमको लीज पे मिली थी, वो भी इनकी बीजेपी की एक लीडर थी। तो ये सब इतिहास कहाँ से पढ़ाया जा रहा है ना, ये भी एक देखने की बात है कि ये इतिहास या ये सब बातें इनको मिल कहाँ से रही हैं, कहाँ से मिल रहा है ये इनपुट? नहीं, आपको कब आज़ादी मिली? नहीं, हमको तो आज़ादी 1947 में मिल गई थी। हमने तो उसी दिन मुसलमानों ने जश्न मनाया था, वो यहाँ रुके थे और उन्होंने मैं फिर कह रहा हूँ कि उन्होंने बाई चॉइस वो यहाँ पर रुके थे 1947 में। लेकिन इस तरीके के स्टेटमेंट जो होते हैं वो हिंदुस्तान को तोड़ने का काम करते हैं। हमारी हमेशा यही बात आप हमेशा माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव हो या उनके बाद अखिलेश यादव हो, मैं मुलायम सिंह यादव का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। उनकी बातें, उनकी विचारधारा, मैं उनकी विचारधाराओं की बहुत इज़्ज़त, मेरा बचपना कटा है उस चीज़ को देखते हुए। उसके बाद वही झलक अखिलेश यादव में भी है। मिला के चलना, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव दो चीज़ें होती हैं। लोगों को मिलाना, अपने पास लाना, उनको साथ लेकर चलना कि सबका विकास होगा। अभी उत्तर प्रदेश में आपने देखा, मैं अब आ जाता हूँ उत्तर प्रदेश में, आपने सिर्फ और सिर्फ, मैं पॉइंट टू पॉइंट इनकी कमियां पकड़ता हूँ, आप लॉ एंड ऑर्डर पे सरकार बना के लेके आए। अमित शाह का आप स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए, वो कहते हैं कि यहाँ 12 बजे के बाद लोग निकलते नहीं थे, लोगों का पलायन हो रहा था, लोग डर में थे, है ना, यही तो कहते हैं। 2017 में सब ठीक हुआ, यही माननीय उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश नहीं, यही माननीय योगी जी भी कहते हैं कि 2017 से पहले। अभी बहराइच में भी हुआ, यहाँ पुलिस चौकी के पीछे, मैं बहराइच में इस वक्त हूँ, कुछ लोग आए, उन्होंने लोगों को मारा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लॉ एंड ऑर्डर की आप बात करते थे, जिसके ऊपर आप बार बार स्ट्रेस डाल रहे हो कि हम इस चीज़ के ऊपर सरकार में हम आए हैं, हम इस चीज़ को ठीक करेंगे, ये सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए है क्या? आप समझिए, स्टेट सरकार, अंग्रेज़ी में स्टेट और सरकार की जिम्मेदारी ये है कि ये नज़रें हैं, इनको बराबर रखना। आप किसी के लिए एक नज़रें और किसी और के लिए दूसरी नज़र, या किसी और के लिए कुछ और लॉ और किसी और के लिए कुछ और लॉ, ये बहुत बड़ी दिक्कत खड़ा कर देता है। अभी आप समझ लीजिए कि अब होगा क्या, उस आदमी को अरेस्ट ज़रूर, आप दिखाते क्या है, मैं और आगे चल रहा हूँ, योगी सरकार दिखाती क्या है? हमने तो अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट किया, मगर धारा कौन सी लगाई, चार्जशीट में क्या बनाया गया? इंपॉर्टेंट ये है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि अरेस्ट हुआ, चार्जशीट कौन सी लगाई, धारा कौन सी लगाई? वो लोग जो ऐसे काम करते हैं, उनको जो संरक्षित लोग हैं भारतीय जनता पार्टी से, जो वो जो लोग हैं जिनको कॉन्फिडेंस है कि मुझे कुछ नहीं होगा, आप कुछ एक लोगों को, भीड़ को ये यकीन दिला रहे हैं कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ हेट स्पीच बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? हेट स्पीच बढ़ती जा रही है, और हेट स्पीच के साथ साथ जो मॉब का, जो भीड़ का कॉन्फिडेंस है कि हम किसी को भी मार सकते हैं, वो भी बढ़ता जा रहा है। वो इसलिए बढ़ता जा रहा है कि उनको ये लगता है कि हम कुछ एक्सक्लूसिव हैं और हमारे खिलाफ जो कार्रवाई होगी बहुत हल्की होगी, हम आराम से आ जाएंगे, और हम जैसे ही बाहर आएंगे हमें माला पहनाया जाएगा, हमें तुरंत एक पद मिल जाएगा बीजेपी या आरएसएस या किसी भी संगठन में, और हम उसी टाइम नेता बन जाएंगे। ये लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने वाली बात है। आप बर्बाद कर रहे हैं, आप ख़राब कर रहे हैं, आप बिल्कुल भी एकदम भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड ऑर्डर और आईपीसी सब का वायलेशन कर रहे हैं, सब का वायलेशन कर रहे हैं। इसलिए इस बात का मैं बिल्कुल खंडन करता हूँ कि इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर, इनकी ये बातें, इनके लॉ एंड ऑर्डर की एकदम स्टेट गवर्नमेंट की पोल खोल रही हैं कि आप लॉ एंड ऑर्डर चला रहे हो, मगर एक्सक्लूसिव लॉ एंड ऑर्डर चला रहे हो, कुछ लोगों के लिए
है लॉ एंड ऑर्डर और कुछ लोगों के। दूसरा, आपका ये फॉर्मूला कि ठोको नीति, अखिलेश यादव जी ने भी उस पर कई बार बोला, आप एनकाउंटर कर दोगे लोगों का, तो न्यायपालिका किस लिए बनी है? न्याय प्रणाली किस लिए बनी है? न्याय प्रणाली किस लिए बनी है? न्याय प्रणाली किस लिए बनी है? ऐसे तो हम अजलम कसाब के साथ भी कर सकते थे, फांसी मिली उसको हिंदुस्तान में, फांसी मिली, प्रक्रिया है, उसका सम्मान करना पड़ेगा, उसकी इज्जत करनी पड़ेगी और उस प्रक्रिया की तरह ही चलना पड़ेगा, तभी डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन और हिंदुस्तान, इन तीनों चीज़ों की मजबूती होगी। की जो बात करती है सरकार, इसको किस तरह से, किस नज़र से आप देखते हैं? नहीं, महिलाओं के सम्मान की भी बात करूंगा। अमित शाह जी ने कहा कि लोग पहले, अब लोग गहना पहन के निकल लेते हैं। अभी उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा, मैं सिर्फ उनके स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ, वो जो कहते हैं कि महिलाएं गहना पहन के निकल लेती हैं, तो क्या इससे पहले पीतल तांबा पहनती थी, सोना नहीं पहनती, या लोहा पहनती थी 15-15 किलो, इससे पहले भी पहनती थी, क्राइम पहले भी था। लेकिन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि क्राइम को आप कैसे एड्रेस कर रहे हो, कितनी गंभीरता से एड्रेस कर रहे हो, उस मुद्दे को कैसे देख रहे हो कि ये बराबर है या क्या है। अभी मैंने जिक्र किया था वहाँ का भी, जो लखीमपुर घटना है, वहाँ पर भी पुलिस का रोल दोहरा रहा। गृह मंत्री जिनको जाता है सलाम करता है पुलिस वाला, एक्शन लेगा उनके बेटे के खिलाफ, इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने। कई इंटरव्यू में अपने ये बात कह चुका। 2 रेल लड़ जाती थी, रिस्पॉन्सिबल नहीं होता था, वो इस्तीफा दे देता था। अब आपने बात की थी महिलाओं की, इनके पास महिलाओं के लिए ऐसी कोई योजना है? बताएं, कोई योजना है? आपने कह दिया, आपने कह दिया कि महिलाएं पहले गहना नहीं पहन पाती। कैसे साबित होगा? महिलाएं पहले गहने नहीं पहनती थी, कुछ और पहनती थी। तो फिर बच्चे, हम लोग अपनी हमारे यहाँ जो शादियाँ होती थी लड़कियों को गहना देता है हिंदुस्तान का, ये तो कल्चर रहा है। देते हैं ना, दहेज देते हैं, बहुत देते हैं। तो लोग नहीं देते होंगे फिर सोना, पीतल ही देते होंगे। ये तो सब लोग के घर चला जाए, पूछा जाए कि भाई आपने 2017 से पहले जब अपनी बेटी की शादी की थी तो सोना दिया था कि पीतल या तांबा या स्टील के गहने दिए थे? व्यापार में जो व्यापारियों पर जो सबसे बड़ा असर एक पड़ा है वो महंगाई का। महंगाई इस सरकार में, सरकार का कहना है कि महंगाई कम हुई है। ऐसे में आगे जो आगामी चुनाव आने वाले, सत्य बात और निश्चित बात ये है कि देश या प्रदेश, व्यापारियों की अहम भूमिका होती है देश को और प्रदेश को, दोनों को आगे बढ़ाने में। तो ऐसे में अगर ये महंगाई सबसे बड़ी चीज़ मुद्दा बन रहा है, तो व्यापारी अगर महंगाई की वजह से सरकार को कसूरवार ठहरा रहे हैं, तो ऐसे में बीजेपी को तो बहुत बड़ा नुकसान है। देखिए, व्यापारी, मैं आपको पूरा सिस्टम समझाता हूँ। इकोनॉमिक साइकिल क्या है कि जितना इकोनॉमी में पैसा घूमता रहेगा उतना लोग ज़्यादा खर्च करेंगे। इकोनॉमी से कभी पैसा निकाला नहीं जाता, इकोनॉमी में और पैसा डाला जाता है। मैं बार बार इस बात को रख रहा हूँ कि नोटबंदी इकोनॉमी से पैसा निकालने वाला प्रोसेस था। आपने अचानक से निकाल के उस जो गोला था, इकोनॉमी एक गोला है, उसको खाली कर दिया। अब लोगों के हाथ में, लोग देखिए, व्यापारी कब बढ़ेगा आगे? हाँ ना, बताइएगा। जब लोग खरीदने जाएंगे। व्यापार बढ़ेगा कब आगे? जब लोग खूब खरीदेंगे, खूब ज़्यादा कूलर खरीदेंगे, खूब ज़्यादा वॉशिंग मशीन खरीदेंगे, खूब ज़्यादा टीवी खरीदेंगे, खूब ज़्यादा मोबाइल खरीदेंगे। यही तो व्यापार है। खूब ज़्यादा सारी चीज़ें खरीदेंगे तभी तो व्यापार आगे बढ़ेगा, तभी वो ज़्यादा बनेगा, उसकी डिमांड बढ़ेगी। हर चीज़ आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब लोगों की जो मानसिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होती है, तो आदमी जो है वो निगेटिव स्टेट में चला जाता है। वो अपनी बाइंग प्रोसेस को रोक देता है, जो उसकी खरीदने की प्रक्रिया है उसको धीमा कर देता है। आप देख लीजिए, आप चले जाइए, सर्वे कर लीजिएगा, धनतेरस के टाइम पे कितनी ज़्यादा बाइंग होती थी, वो 20% बची है पिछले बार के मुकाबले, पिछली 12 के मुकाबले। इसका मतलब क्या है कि जब लोग कम खरीदेंगे, इसका मतलब क्या है कि व्यापारियों का नुकसान हो रहा है। आप वहाँ से व्यापारियों का नुकसान कर रहे हैं। आपने जीएसटी लगाकर व्यापारियों का दोहरा नुकसान किया। उसमें किस चीज़ में कितना
जीएसटी लगना चाहिए। जब जीएसटी ज़्यादा हो जाएगा तो वो जो लोग हैं जो सामान खरीदते हैं उनके ऊपर भी असर पड़ेगा, वो कम कर देंगे। तो पूरी प्रक्रिया जब यहाँ से जब लोगों का ख़रीदना कम हो जाएगा तो वो बनना भी चीज़ें कम हो जाएंगी, और जब बिकेगा भी नहीं तो व्यापारियों का भी नुकसान होगा। व्यापारी वर्ग बहुत ज़्यादा परेशान है और वो चाहता ये है कि ऐसी सरकारें आएँ जो एड्रेस करें। आप बता दीजिए कि कब व्यापारियों को स्टेट स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि आपकी समस्या क्या है। मुद्दा मेन यही है। आपने किसानों को नहीं बुलाया, क्या बात है? पूछा आपने? नहीं बुलाया। प्रधानमंत्री ने बुलाया प्रधानमंत्री। आप बोले कमेटी बनेगी, आप बोले ना 750 किसान मर गया था, मरे बगैर। खून चाहिए क्या? लोगों का खून चाहिए क्या? देश तो आज़ाद हो गया ना, तब खून दिया था, अब भी खून चाहिए। सम्मान नहीं किया, माफ़ी मांगा किसानों से प्रधानमंत्री ने। माफ़ी मांगना सब कुछ है तो आप, मैं यही तो कह रहा हूँ, तो ये बात आपने पहले क्यों नहीं की? किसान इतने दिन से परेशान था, वो 3 काले कानून पे बात ही नहीं होती है। तपस्या कर रहे थे। हाँ, तपस्या कर रहे होंगे, अब क्या कर रहे थे ये नहीं पता। आप बुला लेते, आपने व्यापारियों को बुलाया, तब व्यापारियों को बुलाकर एड्रेस किया। डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि लोगों को बुलाना, उनसे पूछना कि आपकी समस्या क्या है, उसको पॉलिसी बनाना सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है। ये जो बताते हैं कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कायदे से इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जनता की समस्या को एड्रेस करना, उसके हिसाब से पॉलिसी बनाना और उसको इम्प्लीमेंट कराना। इस पे कोई बात नहीं है। व्यापारियों को भी नहीं बुलाया, फिर आपने किसान को भी नहीं बुलाया। आप किसान को बुलाते, उनको 3 जो आपने काले कानून बनाए थे उसके बारे में बात ही नहीं होती है। आपने कहा था कि आप चाहे जितना आप स्टॉक कर सकते हो, आपने ये कहा था। आपने कहा, आप कहाँ ने कहा था आप कितना भी स्टॉक कर सकते हो। अब बताइए कितना ख़राब कानून था ये। जो बड़े बड़े उद्योगपति होंगे वो तो अपने यहाँ स्टॉक करके ढेर सारा गेहूँ रख लेंगे, फिर उसको ब्लैक मार्केट करेंगे। वो आपने ये कानून बनाया क्यों था? आपने पहले नहीं किसानों को बुलाया कि हाँ भाई आप बताइए कि आपको क्या दिक्कत, ऐसा हम करेंगे तो क्या होगा। मेरे कहने का मतलब यही है, मेरे कहने का मतलब यही है। अब एक वक्त कम है, ध्यान रखिए। ये मेरे कहने का मतलब यही है। एक घटना, उसको आप कैसे व्यापारियों को बुलाकर उनको एड्रेस कर रहे हैं, कैसे उनको एड्रेस कर रहे हैं, भाई समस्या यही है। अभी मैं टीटी का जो घोटाला हुआ उस पर भी कहना चाहता हूँ। आप मर्ज कुछ और होता है, आप दवा कोई और देते हैं, ठीक है। दर्द है पेट में, ठीक है, और इलाज आप न्यूरोलॉजिस्ट का कर रहे हो, नस के डॉक्टर में। सेम समस्या मुझे इस सरकार के साथ दिखाई देती है। समस्या क्या है? अभी टीटी का पेपर लीक हुआ, उसमें आपने एसटीएफ को लगा दिया, कई गिरफ्तारियाँ की। देखिए, उसमें जो ये रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है जो एग्ज़ाम कराती है, उसमें एक अधिकारी IAS वो हैं, उनके जो डायरेक्टर हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट है। एक आदमी जिसकी प्रिंटिंग प्रेस ही नहीं थी, उसकी कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, तब भी उसको करोड़ों का ठेका दे दिया गया वो पेपर छापने का। इसका मतलब क्या है कि जिसकी प्रिंटिंग प्रेस नहीं है उसको पेपर छापने का ठेका दिया जा सकता है। उसकी प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। उस आदमी का नाम उपाध्याय करके कुछ, नहीं उपाध्याय नहीं, कोई वो गोरखपुर का पहले रहता था, अब वो वहाँ रहने लगा। जो समस्या है वो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी में भी है। जिनको ये कहते हैं कि मैंने भ्रष्टाचार को ख़त्म कर दिया, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक कर दिया, वहाँ पर भी वो प्रहार है कि ये ब्यूरोक्रेसी के लोग, इनके ऊपर कौन सी विजिलेंस की डिपार्टमेंट बना हुआ है, इनके ऊपर कौन देख रहा है कि इन्होंने क्या गड़बड़ किया, क्या गलत किया। वो लोग उन्होंने ही ठेका दिया, वो ठेका मिला, इसमें गड़बड़ी, उसको खाली सस्पेंड किया गया है और आज गिरफ्तार हो रहा है। वो सस्पेंड होकर फिर बहाल हो जाएगा। फिर कह रहा हूँ, समस्या वहाँ है, वो ब्यूरोक्रेसी के लोग जो ज़रूरत से ज़्यादा धन उगाही कर रहे हैं, उनके ऊपर, मेरा सरकार के ऊपर क्लियर कट आरोप है कि उनके ऊपर जो विजिलेंस है वो बिल्कुल नहीं है। आप मुद्दों से भटकाते हो। आपको वहाँ देखना चाहिए कि वहाँ कौन सी, और ये तो एक डिपार्टमेंट का सामने आया है, आप उठा के हर डिपार्टमेंट में इस तरीके से देखेंगे तो ब्यूरोक्रेट्स को आप देख लें कि वो ब्यूरोक्रेट्स कितने ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं और वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। तारिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। और मैं फिर कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता को आने वाले चुनाव में बहुत ही सोच समझ कर अपना नेता चुनना है। अगली विधानसभा के लिए हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और अगले दल के नेता से बात करेंगे।
बहराइच से केकेडी न्यूज़ के लिए अजमल शाह।